नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बार देश में बढ़ते कोविड मामलों की और साथ ही चिंता बढ़ा रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले। देश की राजधानी दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़ने से येलो अलर्ट लागू करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ग्रैप के नियमों के तहत पिछले 2-3 दिनों से पॉजिटिविटी रेट 0.5% से ऊपर होने से येलो अलर्ट लागू करने का फैसला ले लिया है। इनमें अहम है, आपको बता दें कि ऑड इवन के तहत खुलेंगी गैर जरूरी दुकानें और मॉल्स। सुबह 8 से रात 10 बजे तक 50% क्षमता से रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। शादी समारोह अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे। जो दिल्ली मेट्रो है, बैठने की जो क्षमता 50% से ही वो चलेंगी। और बाकी जो पहलू हैं वो स्क्रीन पर आप नीचे देख सकते हैं। वो आपको बता रहे हैं कि येलो अलर्ट के मायने राजधानी के लिए क्या है। तो बहरहाल दिल्ली कोरोना से निपटने के लिए 10 गुना ज्यादा तैयार है, मुख्यमंत्री का ये कहना है। और देश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल की क्या तैयारियां हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि किस तरह से दिल्ली में, देश की राजधानी में कोविड जो अलर्ट है वो किस तरह से इतना बढ़ गया है। और हम आपको एक ग्राफिक के जरिए ये भी दिखा देते हैं कि येलो अलर्ट क्या है। तो लगातार 2 दिन से 0.05% से बढ़ रहे थे, ये पॉजिटिविटी बढ़ रही थी। इसलिए ग्रैप का जो नियम है, ये जुलाई में ये फैसले लिए गए थे और अब इनको लागू कर दिया गया है। साथ ही नाइट कर्फ्यू लागू इसके तहत हो जाता है। ये अपने आप में अहम है कि नाइट कर्फ्यू भी लागू हो जाता है। ऑड इवन के तहत खुलेंगी गैर जो जरूरी दुकानें हैं और मॉल। निर्माण कार्य जारी रहेगा, इंडस्ट्री भी खुली रहेगी। सुबह 8 से रात 10 बजे तक 50% क्षमता से रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद हो जाएंगे। बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद हो जाएंगे। सैलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे। स्पा, जिम, योग संस्थान, एंटरटेनमेंट पार्क बंद हो जाएंगे। दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता से ही चलेगी। मेट्रो में खड़े होकर यात्रा की इजाजत नहीं होगी। ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी में सिर्फ 2 यात्री जा सकेंगे। स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद हो जाएंगे। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद हो जाएंगे। निजी दफ्तर 50% क्षमता से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगे। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया, शादी समारोह अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही इसमें शिरकत कर सकेंगे। हाँ, और अब आज की अगली बड़ी खबर जो डॉक्टर से जुड़ी हुई, हमारे कोविड वॉरियर्स ये लोग रहे हैं, लेकिन दिल्ली में 11 दिन से ये लोग हड़ताल पर हैं। और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसमें मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि कल जिस तरह से हमने बदसलूकी देखी गई थी, डॉक्टर्स का आरोप था, तो आज भी सुबह ये लोग हड़ताल पर मौजूद थे। और आज इनको कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक के लिए बुलाया था। डॉक्टर्स की स्ट्राइक स्थगित होने के आसार बताए जा रहे हैं, लेकिन जो फोर्डा है, एसोसिएशन है रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की, उनका कहना है कि 8:30 बजे बैठक कर आगे की रणनीति का ऐलान होगा। तो आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी सौरभ शुक्ला के पास, जो सुबह से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सौरभ, क्या हुआ है इस पूरे मामले में अब? देखिए निधि, अभी भी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। लगभग 3:30 बजे मनसुख मांडविया जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने डॉक्टर्स के एक डेलीगेशन से मुलाकात की, जिसमें फोर्डा प्रेसिडेंट मनीष भी थे, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन। जो इनकी 3 प्रमुख मांगे थी निधि। पहली मांग थी कि जो नीट पीजी काउंसलिंग है जल्दी की जाए। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि लगभग 42,000 डॉक्टर्स हैं जो अपना ग्रेजुएशन यानी MBBS कर चुके हैं। उनको नीट पीजी की काउंसलिंग के बाद दाखिले मिलने हैं। जब नीट पीजी काउंसलिंग हो जाएगी तो 42,000 डॉक्टर्स इन अस्पतालों में आ जाएंगे, जिससे जो डॉक्टर्स अभी काम कर रहे हैं उनका बर्डन कम हो जाएगा। यही मांग है कि जल्द से नीट पीजी की काउंसलिंग हो, ताकि डॉक्टर्स आ पाएं और उनका काम का बोझ हल्का हो जाए। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां पर एक कमेटी की रिपोर्ट दाखिल करनी थी सरकार को, और उसमें देरी हो रही थी। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि 6 जनवरी को सुनवाई है, उससे पहले सरकार जो कमेटी की सिफारिशें हैं जो EWS से बनी थी वो कोर्ट में सबमिट कर देगी। और कोर्ट से कोशिश ये होगी कि उस दिन कोर्ट से तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। तो सरकार ने अपना रुख नर्म किया है। ये बात खुद मनसुख मांडविया ने एक जो मीडिया से बातचीत है उसमें कही है। जो कल अभद्रता हुई है डॉक्टर्स के साथ में,
डॉक्टर्स का आरोप है। और ये तस्वीरें भी जिसमें महिला डॉक्टर्स को पुलिस कर्मी, खासकर पुरुष पुलिसकर्मी खींच के ले जा रहे हैं, उसको लेकर भी डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खेद जताया है। और इन डॉक्टर्स पर एक अनलॉफुल असेंबली की धाराओं में दिल्ली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था, वो भी कहा जा रहा है कि वो भी क्वॉश किया जाएगा, वो भी रद्द किया जाएगा। तो तीनों मांगे लगभग डॉक्टर्स की हैं, वो सरकार मानती हुई नजर आ रही है। जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर्स जो है उनमें दो मत हैं। एक जो मत है जिसमें जो मीटिंग करने गए थे, जो बड़ा फ्रैक्शन है, वो चाहता है कि इस हड़ताल को स्थगित कर दिया जाए 6 तारीख तक। 6 तारीख तक जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का रुख पुराने जैसा रहता है, तो फिर वापस हड़ताल करेंगे। और अगर 6 तारीख को अगर काउंसलिंग की डेट मिल जाती है तो हड़ताल नहीं करने का कोई मतलब नहीं है। जबकि एक धड़ा कह रहा है नहीं, जब तक तारीखों का ऐलान नहीं हो जाता है, केंद्र सरकार लिखित में नहीं दे देती है, तब तक ये हड़ताल जारी रहनी चाहिए। इसी को लेकर के एक आम राय बनाने की कोशिश हो रही है निधि यहाँ। और 8:30 बजे ये सारे डॉक्टर्स हैं देश भर में, वो लोग बातचीत करेंगे और 8:30 बजे के बाद ये निर्णय बताएंगे कि ये हड़ताल जारी रहेगी या नहीं। तो लेकिन अभी भी देखेंगे दिल्ली में तापमान आज गिरा है, लेकिन सुबह से डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। और अभी भी सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं, खड़े हुए हैं। और परिचर्चा चल रही है कि ये हड़ताल रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों का क्या अभी तक क्या रुख है, बताइए क्या रुख है अभी तक आप लोगों का? अभी आपस में डिस्कशंस ही चल रहे हैं और हर चीज़ को नापा तोला जा रहा है। पेशेंट के वेलफेयर के लिए भी सोचा जा रहा है, डॉक्टर्स के वेलफेयर के लिए भी सोचा जा रहा है। और किसी चीज़ पे आक्रोश में आके डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, सोच समझ के डिसीजन लिया जा रहा है। हेल्थ हम काफ़ी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर ने इस तरीके से माफ़ी मांगी है और हमारी डिमांड सुनी है फाइनली इतने दिनों की स्ट्राइक के बाद। और अगर हमें एक अच्छे तरीके से आश्वासन दे दिया जाता तो शायद हमें इतना डिस्कशन भी करना ना पड़ता। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने सिर्फ वर्बल एश्योरेंस ही दिया है और उन्होंने यही सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया कि 6 तारीख के बाद ही हम होप करते हैं। हम चाहते थे एक सॉलिड डिसीजन आए, एक सॉलिड डेट मिले हमें काउंसलिंग की, जो अभी तक नहीं आया है। पर उस पर ये कह रहा है मंत्रालय कि वो तो मामला कोर्ट में है और कोर्ट में वो जो ईडब्ल्यूएस की कमेटी की हमने रिकमेंडेशंस है वो सबमिट कर देंगे। ये पहले भी हमारी वो डिले कर दी सरकार। उसमें जो एग्ज़ाम है वो जनवरी टाइम में था और जो रिजर्वेशन आप अगर देखोगे उस टाइम का वो बिल्कुल अलग था। ये जो नया रिजर्वेशन वो आया था वो बीच में अभी आया है, जो एग्ज़ाम के बाद आया है। उसको आप इस एग्ज़ाम में क्यों लगा रहे हो? आपको अगर इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, आप कोर्ट में केसेस चल रहे, ये तो और कोर्ट में और डिले हो सकता है। इसमें तो हम कभी कंफर्म हो ही नहीं सकते, और डिले हो सकता है। तो आप इस पे क्यों लगा रहे हो? रिटर्न एश्योरेंस मिले आपको तारीख में, और ये काउंसलिंग जल्द से जल्द हो, जो भी चल रहा है। बीच का रास्ता नहीं निकल सकता, आप लोग हड़ताल पे रहेंगे क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे समझते हैं आप लोगों की भी तकलीफें हैं, लेकिन मरीजों को भी थोड़ा सा सफर करना पड़ रहा है। सरकार भी तो तैयार नहीं है ना बीच का रास्ता निकालने के लिए। और कल जो हुआ उसके लिए भी कोई अपॉलॉजी भी अभी तक आ ही नहीं है, तो कुछ भी लेटर कुछ भी नहीं आया है। हुई थी आप लोगों पर वो क्वॉश करवा देंगे। बस वही हुआ है ना, कुछ अपॉलॉजी कुछ भी नहीं आई। हमारी तरफ से ऐसे कोई नहीं कि इलीगल काम हुआ था, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली कर रहे थे, हमें जबरदस्ती उठा गया, तो ये उनकी तरफ से है। और हमारे मैं खुद प्रोटेस्ट साइड में थे, हम लोग थे और हम लोग एक बिल्कुल शांतिपूर्ण बैठे हुए थे वहाँ पे हमें उठा के लेके गए थे खींच के, कोई हाथापाई नहीं हुआ है। तो मैं तो ये मानता नहीं हूँ कि हमारे साइड से कुछ एफआईआर जो हम पे लगाया है, क्यों लगाया मुझे समझ में नहीं आता इस बात पे। तो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को वर्बल एश्योरेंस पे आप लोग नहीं मानेंगे, आपको रिटन एश्योरेंस चाहिए। मैं कहना चाहूंगी जिस बीच के रास्ते की आपने बात की है, नया बैच मई में आता है। मई से लेके दिसंबर तक जो हमने काम किया वो बीच का रास्ता ही था। हमने मई में आवाज़ नहीं उठाई, जून में नहीं उठाई, जुलाई में नहीं उठाई, अगस्त में नहीं उठाई। एक तारीख हमें दी जाती थी कि उस दिन आएंगे और हम उस होप के साथ काम करते जा रहे हैं। अब आप हमने से वो तारीख भी ले ली है, अब हमें पता नहीं हमारे साथ आगे क्या होगा। हमें इस तरीके से बस छोड़ दिया है कि आप इंडेफिनेटली काम करते रहिए। सुप्रीम कोर्ट पे डाल के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे तो पुरानी एग्जाम को पुरानी जो रिजर्वेशन कोटा है उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सरकार कह दे कि हम लोग जो ये हम लोग लाइन डब्ल्यूएस कोटा उसको नहीं लागू कर रहे हैं और नई तारीख दे दी जाए। वैसे भी नेक्स्ट एग्जाम जो है अभी होने ही वाला है, उसका डेट भी आ चुकी है। अगर वो चाहते हैं तो वो जो अभी प्रेजेंट जो उनका आया है रिजर्वेशन का कोटा
दैट दे कैन अप्लाई इन द फोर्थ कमिंग एग्जाम रादर देन ये जो पूरा बैच है उसको स्टॉप करके। दीदी देखिए, ये डॉक्टर्स हैं सारे यहाँ पर और सफदरजंग से भी हैं, दूसरी जगहों से भी हैं। इनका ये कहना है कि वर्बल एश्योरेंस पे नहीं मानेंगे। फिलहाल इनकी आपस में बातचीत चल रही है, क्या डिसीजन होगा ये 8:30 बजे के बाद बताएंगे। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक रिटन एश्योरेंस नहीं मिलेगा तब तक वो हड़ताल रद्द नहीं करेंगे। तो फिलहाल हमें देखना होगा कि मीटिंग के बाद क्या फैसला होता है। निधि, बिल्कुल, क्योंकि ये अब ओमिक्रॉन के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, ये हमारे कोविड वॉरियर्स हैं और इनकी जो मांगे हैं उसको तत्परता से सुनना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर मनीष मौजूद हैं, ये अध्यक्ष हैं फोर्ड एसोसिएशन के। डॉक्टर मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज आप लोगों की मुलाकात हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय से, आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, आज हमारे 3 बजे माननीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ मीटिंग थी। उसमें हमने 2 डिमांड रखा था कि एक नीट पीजी काउंसलिंग आप कोशिश कीजिए कि 6 तारीख को जो डेट है हियरिंग की, उसमें आप काउंसलिंग की डेट निकाल दें। दूसरी बात, जो कल जो ब्रूटल अटैक किया गया है, मारपीट हुई है रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ, उसके लिए एक हमें रिटर्न अपॉलजी चाहिए पुलिस से। तो उन्होंने ये दोनों बात के लिए अग्री कर लिया और उन्होंने मीडिया के माध्यम से यही बताया है कि 6 तारीख को जो केस की हियरिंग है उसमें वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि काउंसलिंग की डेट आ जाए। ठीक है डॉक्टर मनीष, एक तरफ आपकी मांगे हैं, 11 दिन से आप लोग हड़ताल पर थे, आप अपनी बात सामने रख रहे थे, तो दूसरी तरफ इस खबर का पहलू ये भी है, आप लोगों पे धक्का मुक्की भी हुई, वो भी बहुत गलत हुआ। दूसरी तरफ ये भी है कि जो मरीज हैं वो बहुत परेशान हैं। हम दोनों तरफ के पहलू दिखा रहे हैं इसमें, लेकिन अब आगे का रास्ता क्या निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है? हमें भी पता है कि मरीज काफी परेशान हो रहे हैं। हम पिछले 12 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हैं और रेजिडेंट डॉक्टर्स, आप समझ लीजिए कि किसी भी अस्पताल का बैकबोन होता है और 80 to 85% हेल्थ केयर सिस्टम को कंप्राइज करता है। ये कंप्लीट फेलियर थी गवर्नमेंट की कि वो अपने ना तो डॉक्टर्स को समझा पाए, ना पेशेंट केयर उनको पेशेंट्स को उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा पाए। ये हमारी कोई गलती नहीं है। हमारा डिमांड बिल्कुल जेन्युइन था। हमारे डॉक्टर्स इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे काम कर करके, एक ड्यूटी में 36 से 38 घंटा काम करना पड़ता है, तो अब उनकी काम करने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। नहीं, आप लोगों की शक्ति बनी रहनी चाहिए डॉक्टर मनीष, लेकिन अब आप लोगों की मांग क्या है इस समय? नहीं, अभी हमारी मीटिंग हुई है माननीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ। अब हमारी 8 बजे के करीब मीटिंग है सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स के जो एसोसिएशन है उनके लीडर्स के साथ। 8 बजे मीटिंग, उसमें फिर अब डिसाइड करेंगे कि आगे हमें करना क्या है। बिल्कुल डॉक्टर मनीष, लेकिन लोग ये समझना चाहेंगे कि एक तरफ आपकी मांगे हैं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। अभी हम डॉक्टर्स को सुन रहे थे, वो यही कह रहे थे कि भाई हमारे इम्तिहान के बाद नए कुछ नियम आए हैं, तो उम्मीद यही है कि रास्ता निकलेगा। लेकिन क्या आप लोग 6 तारीख तक इंतजार करेंगे? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि हमारे सारे लोगों के साथ मीटिंग है, उसमें हम डिसाइड करेंगे कि हमें स्ट्राइक कंटिन्यू करना है। लोग अगर संतुष्ट होते हैं, अगर आज की मीटिंग से लोग संतुष्ट हैं बाकी लोग, तो हम स्ट्राइक को कॉल ऑफ करेंगे। अगर असंतुष्ट हैं तो हम स्ट्राइक को कंटिन्यू रखेंगे। जी, जो कल सोमवार को जिस तरह से अत्याचार हुआ एक तरह से आप लोगों के ऊपर, जो पुलिस बर्बरता हुई है, एफआईआर आप लोगों पर हुई है, क्या आपने गुजारिश की है कि ये मामला वापस लिया जाए? देखिए, एफआईआर के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि हमारे पास ऐसा भी कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ भी मैसेज नहीं आया। फिर भी हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री को बोला है कि हमारे नॉलेज में ऐसा आया कि कोई एफआईआर भी फाइल हुई है तो आप उसका संज्ञान लें। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं इस एफआईआर को खत्म करा दूंगा अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो। बिल्कुल, तो इस समय में अफवाहें भी उड़ जाती हैं, तो ये आप साफ कह रहे हैं कि आपको नहीं पता कि कोई एफआईआर आप लोगों पर हुई है कि नहीं? बिल्कुल, हमारे पास कहीं भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया या किसी से हमें कोई पेपर नहीं आया, कुछ भी नहीं है, पुलिस की तरफ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। ये तो एक मैसेज है जो सर्कुलेट हो रहा है, बस उतना ही है। ठीक है डॉक्टर मनीष, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग आपके मसले जो हैं सुलझेंगे
और आप लोग जो फैसला लेंगे देखते हैं क्या लेंगे, क्योंकि एक तरफ मरीज भी हैं लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर्स भी हैं, क्योंकि आप लोग हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही होंगी। बिल्कुल, बहुत आप समझ लीजिए कि सिचुएशन दिन पर दिन खराब होते जा रही है। ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अस्पताल में डॉक्टर्स बिल्कुल भी नहीं है। सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं और जो 45,000 डॉक्टर्स जो नीट पीजी क्वालिफाई कर चुके हैं वो पिछले 8 महीने से घर पे बैठे हैं। तो अस्पताल तो बिल्कुल ही भगवान के भरोसे चल रहा है, पता नहीं कैसे मरीजों को ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या चल रहा है। तो ये सरकार की कंप्लीट फेलियर है। आप कह रहे हैं सरकार का कंप्लीट फेलियर है, लेकिन आज जो मुलाकात हुई उसमें क्या रुख दिखा आपको? कौन कौन था उस मीटिंग में? देख, उस मीटिंग में माननीय स्वास्थ्य मंत्री थे और उनके कुछ अधिकारी थे और हमारे तरफ से फोडा के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और दूसरे अस्पताल के आरडीए मेंबर्स थे। उनके सामने ये मीटिंग हुई है। मीटिंग में तो उन्होंने काफी पॉजिटिव एश्योरेंस दिया है और इनफैक्ट हमने कहा कि आप हमारे जो जितने डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, आज के दिन में सफदरजंग अस्पताल में सारे इकट्ठे हुए वहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ चल करके उनको एक एड्रेस कर दे, तो उनको भी काफी अच्छा लगेगा। जो बात आप हमें यहाँ बता रहे आप वहां भी बता दीजिए। बट उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं नहीं जा पाऊंगा, तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से, मीडिया को बुला करके उनके माध्यम से एक वीडियो मैसेज सर्कुलेट कराया है और उसमें उन्होंने यही कहा है कि सरकार कोशिश करेगी कि 6 तारीख को काउंसलिंग की डेट आ जाए। जी, चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि एक रास्ता निकले, जल्द से जल्द आप लोगों को भी राहत मिले और जो मरीज हैं उनको भी राहत मिले। और देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं महंगाई की। नए साल में महंगाई का एक और झटका आम लोगों को लग सकता है। 1 जनवरी से जूते, चप्पल और रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% करने तक का प्रस्ताव है। हालांकि इसका काफी विरोध हो रहा है। एक रिपोर्ट। ये चप्पल पहले 20 रुपए की बिकती थी, जिसमें जीएसटी 1 रुपये था। अब 12% से ऊपर इसके ऊपर जीएसटी 2.5 रुपये हो गया। तो गरीब आदमी को इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। दिल्ली के लॉरेंस रोड पर चप्पल की फैक्ट्री के मालिक विजय कुमार बंसल की चप्पलें और जूते देश के दूर दराज इलाकों में जाते हैं। कोरोना के चलते घाटा खा चुके विजय कुमार अब जूते चप्पल पर जीएसटी बढ़ाने की बात सुनकर नाराज हैं। उनकी सस्ती चप्पलें अब महंगी होंगी, जिससे बिक्री घट सकती है। हमारे कारोबार मध्यम वर्गीय और गरीब वर्गीय के लोग पहनते हैं, जिसके ऊपर की पहले 5% जीएसटी था और जो 500 रुपये तक का जूता था उस पर 5% का जीएसटी था और 500 रुपये से ऊपर का जो जूता था उसके ऊपर 18% जीएसटी था। अब सरकार ने जो 1000 रुपये का जूता बनाते थे उस पर भी 12% कर दिया और हमारे कारोबार पर भी 12% कर दिया। जो कि 20 रुपये की चप्पल के ऊपर हम 1 रुपये जीएसटी देते थे, अब वो हमारे को 2.5 रुपये देना पड़ेगा बढ़ाकर। और गरीब आदमी की जेब के ऊपर इसके ऊपर बहुत भारी नुकसान होगा। अच्छा। और दूसरा, फैक्ट्री के अंदर लागत भी बढ़ेगी। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट पर भी जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% करने की योजना है। यानी 200 रुपए का जो कपड़ा अब तक 210 रुपए में मिलता था, वो अब बढ़कर 224 रुपए तक हो सकता है। ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी वित्त मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि कपड़ों पर जीएसटी 5% रखी जाए। टैक्स बढ़ने से कोरोना काल के घाटे से उबर रहे छोटे कारोबारियों को झटका लगेगा। चीन, बांग्लादेश, वियतनाम के मुकाबले हमारे कपड़े महंगे होंगे, जिससे हमारा निर्यात कम होने का अंदेशा है। देश की 85% जनता आज भी 1000 रुपए से नीचे का कपड़ा या जूता खरीदती है और वो अब 12% के दायरे में होगा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस मुद्दे को लेकर के केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को एक पत्र भेजा है और उनसे आग्रह किया है कि इस वृद्धि को स्थगित किया जाए और व्यापारियों से बात करके इस पर सहानुभूति बनाई जाए। उधर तेलंगाना के कॉमर्स मंत्री और पश्चिम बंगाल के वित्त सलाहकार अमित मित्रा ने भी पत्र लिखकर केंद्र सरकार को आगाह किया है कि जीएसटी की दर बढ़ने से करीब 15 लाख रोजगार और 1 लाख छोटी यूनिट पर असर पड़ेगा। एक तरफ आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर भारत सरकार छोटे और मझोले उद्योगों को फायदा देने की बात कर रही है, दूसरी ओर जीएसटी के बढ़े हुए प्रस्ताव से रेडीमेड गारमेंट और जूते चप्पल के छोटे कारोबारी निराश हैं। उनका कहना है कि अगर जीएसटी के दर बढ़ते हैं तो उनकी लागत बढ़ने के साथ ही उनके प्रोडक्ट महंगे होंगे और उसकी डिमांड बाजार में घटेगी। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
और देश की बात में आगे है, बेरोजगारी का हाल यह है कि 15 पदों के लिए 11,000 आवेदक आए। बताएंगे कहां। देश की बात में खबर है मध्य प्रदेश से। यहां के ग्वालियर जिला कोर्ट में शनिवार को माली, पियन, वॉचमैन, ड्राइवर और स्वीपर बनने के लिए बेरोजगारों का मेला सा लग गया। यहां सिर्फ 15 पदों के लिए हजारों बेरोजगार युवा न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पड़ोसी उत्तर प्रदेश से भी पहुंच गए। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता तो सिर्फ 10वीं पास थी, लेकिन लाइन में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी लगे थे, जिससे देश और प्रदेश में बेरोजगारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। बोर्ड क्रमांक 16 और 17 के अंदर आ जाए। बोर्ड 16 और 17 के एक साल में कम से कम 1 लाख भर्तियां सरकारी की जाएंगी। बैकलॉग के पद भरने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये रोजगार की गारंटी जो मैंने कही, रोजगार चाहिए। एक, शासकीय सेवाओं में रोजगार, लेकिन इतना मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं कि सबको नहीं मिल सकता शासकीय सेवा में रोजगार। पढ़ाई का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है। महीने भर बाद ही मामा जी के भाषण की सच्चाई ग्वालियर में दिख गई। ड्राइवर के 5 पद, वॉचमैन के 5 पद, माली के 2 पद, स्वीपर के 1 पद, प्यून के 2 पद के लिए ग्वालियर में कोर्ट जाने वाली सभी सड़कें और गलियां उम्मीदवारों से भर गईं। मैंने ड्राइवरी के लिए अप्लाई किया है और मैं LLB कर रहा हूँ माधव कॉलेज से। और CJ के लिए प्रोफेसर कर रहा हूँ। मेरी एजुकेशन है BSc, लास्ट ईयर चल रही है और मैंने अप्लाई किया है चौकीदार के लिए। PhD वाले भी हैं इसमें तो, अच्छा, पर डिग्री वाले भी हैं, सभी है, कंप्लीट है। 2 दिन इंटरव्यू के लिए 11 बोर्ड बनाए गए। इंटरव्यू देने पहुंचे बेरोजगारों की संख्या इतनी हो गई कि कोर्ट परिसर में बैठाने के बाद भी कई युवा बाहर रह गए। उनकी 4 लाइनें लगाई गईं, जो कुछ देर बाद ही भीड़ में बदल गई, जिन्हें संभालने के लिए कई बार पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। 6,500 से 12,500 रुपए तक की तनख्वाह के लिए यूपी तक से उम्मीदवार आए। जलवाहक का है, प्यून का है और माली का है, स्वीपर का है और वाहन चालक का है। ग्रेजुएट उत्तर प्रदेश से है। तो और कहीं ट्राई किया आपने जो पद, आपको जिस पद की नौकरी लेने आए हैं? प्यून के लिए। तो आप किसी अच्छे पोस्ट के लिए आपने कहीं ट्राई नहीं किया अभी तक? ट्राई किया था लेकिन निकल नहीं। मध्य प्रदेश के रोजगार पंजीयन के दफ्तरों में बेरोजगारों की कुल संख्या 32,57,136 है। सिर्फ इतने बेरोजगारों को नौकरी देने में करीब 20 साल लग जाएंगे। हर साल राज्य में लगभग 4 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं। ये बेरोजगारी तब है जब स्कूल शिक्षा विभाग में 30,600, गृह विभाग में 9,388, स्वास्थ्य विभाग में 8,592 और राजस्व जैसे बड़े विभागों में 9,530 पद खाली हैं। पढ़ाई का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है। जो फैक्ट बता रहा हूं उतनी नहीं दी जा सकती कि जिनने पढ़ा उनको सबको नौकरी मिल जाए। तो हमको रोजगार के वैकल्पिक साधन भी ढूंढने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने वैकल्पिक साधनों की बात की, यानी स्वरोजगार की। तो एक और आंकड़ा देखिए, राज्य में स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए 15,24,222 आवेदन आए। 2,25,159 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। 99,121 हस्ताक्षर का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें 82,000 उच्च शिक्षित युवक हैं। कांग्रेस बेरोजगारों के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेर रही है। निशाने पर सिंधिया भी हैं। इससे समझा जा सकता है कि शिवराज सरकार के 17 वर्ष का विकास क्या है, रोजगार की क्या स्थिति। जो बड़े बड़े दावे करते हैं महीने में 1 लाख पदों को भरने की, यह उनकी स्थिति है। और ग्वालियर की जो स्थिति सामने है, तो कहां है वो जनसेवक
जो अपना स्वागत करवा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, भीड़ भरे आयोजन कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि ग्वालियर की स्थिति है तो ये जनसेवक जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये कब सड़कों पर उतरेंगे। बहरहाल वार पलटवार के बीच ये बेरोजगार हर निजाम में कतार में ही रह जाते हैं। कागजों में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर देखें तो नवंबर में वो सिर्फ 1.7% रही, जो दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहद कम है। लेकिन एक और आंकड़ा एनसीआरबी का है जो बताता है कि पिछले साल सिर्फ बेरोजगारी की वजह से मध्य प्रदेश में 95 लोगों ने खुदकुशी की थी। भोपाल में कैमरा पर्सन रिजवान खान और देव श्रीमाली के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों की दीवारों तक से निकली नोटों की गद्दियां ले जाने के लिए आज बैंक के बड़े बड़े बक्से लाए गए। मशीनें अब तक 200 करोड़ के आसपास रकम गिन चुकी हैं। कन्नौज वाले घर से 23 किलो सोने की ईंटें मिली हैं और एक ईंट का वजन 1 किलो बताया जा रहा है। शक है कि ये ईंट दुबई से मंगवाई गई। दुबई में सोने पर टैक्स नहीं है, इसलिए अब इनमें गोल्ड तस्करी का एंगल भी शामिल हो गया है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर से पर्दा उठना बाकी है। और हमारे सहयोगी कमाल खान ने पीयूष जैन के पड़ोसियों से बात की। आनंदपुरी कॉलोनी जहां पे पीयूष जैन का घर है, जहां रेड हो रही थी, ये एक पॉश कॉलोनी है, साफ सुथरी। यहाँ तमाम कारोबारी रहते हैं शहर के। किशन गोयनका जी हैं, आपका चाय का कारोबार है। आप लोगों ने जब ये खबर सुनी कि यहाँ रेड हुई, अखबारों में पढ़ा कि इतने करोड़ रुपए, 177 करोड़ रुपए बरामद हो गए, आप लोगों को कुछ ऐसा वहम गुमान था कि यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है? वहम विश्वास की बात नहीं, बात इस चीज़ का है कि इतने सिंपल रहने, इतने सज्जन आदमी हो के जो निकला, थोड़ा विश्वास नहीं हुआ इस बात का। आदमी बहुत सज्जन है, सिंपल वे में रहते, मैं जानता हूँ उनको। तो आप लोगों से तो यहाँ ताल्लुकात होंगे कॉलोनी के लिहाज से लोगों से? अपने काम से काम, वैसा कोई ताल्लुकात किसी से नहीं था। लेकिन आप लोग को ये अंदाज किसी को यहाँ नहीं होगा कि कोई इतनी बड़ी बारामदगी यहाँ हो? किसी को भी अंदाजा नहीं, किसी को उम्मीद तक नहीं कितना अमाउंट निकलेगा इनके यहाँ। वैसे हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, बिजनेस के लिहाज से अब तो ये नोटबंदी वंदी हो गई, इतना जीएसटी, कितने कानून सख्त हो गए हैं, तो जो कैश का कारोबार है पहले से तो कम हुआ ही होगा। इस वजह से आदमी को लगता है कि इतने बड़े पैमाने पे कैश कैसे मिल रहा। आप तो खुद कारोबार करते हैं। जी हाँ, ये बात सुन के भी विश्वास नहीं होता कि इतनी अमाउंट निकली हो। और रहन सहन किस तरह का था इन लोगों का? वहाँ तो लोग कहते हैं कि स्कूटर में चलते हैं और पैजामा पहन के भी घूमते हैं। सिंपल ही है, रहते ही है, एकदम सिंपल है। तो मतलब ऐसे कोई किसी को अंदाज नहीं हो सकता कि इतना बड़ा यहाँ पे पैसा निकला? किसी को अंदाज नहीं हो सकता इस बात का कि ये होना चाहिए इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोयनका साहब का कहना है कि उन लोगों से यहाँ कॉलोनी में कोई वैसे बहुत ताल्लुकात ना भी हों, लेकिन उनको देख के ये नहीं लगता था, दुआ सलाम यहाँ लोगों की है कि कोई इतना बड़ा पैसे का खजाना उनके यहाँ से बिना हिसाब किताब का यहाँ से बरामद होगा। कानपुर में अरुण अग्रवाल और विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चुनावी सभा में अखिलेश यादव ने पीयूष जैन पर छापेमारी को लेकर कहा है कि बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पर छापा मार दिया। उन्होंने कहा कि वे पुष्पराज जैन के यहाँ छापा मारना चाहते थे, पीयूष जैन के यहाँ छापे मार दिए। अखिलेश यादव ने रैली में कई और ऐलान भी किए हैं। मुख्यमंत्री जी सुबह से जहां से चले होंगे, जो लोक भवन है वो समाजवादी सरकार का बनवाया हुआ है। जिस गाड़ी में बैठ करके वो एयरपोर्ट आए होंगे वो समाजवादी सरकार की दी हुई गाड़ी है। जिस हेलीकॉप्टर से वो उड़े होंगे और कानपुर आए होंगे वो समाजवादी सरकार की देन है। और जिस मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे हैं वो भी समाजवादी सरकार की देन है। ये मुख्यमंत्री वो हैं जिन्होंने सांसों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है उसको नहीं दे पाए, ये जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान गई है। ये सरकार और मुख्यमंत्री प्राण घातक सरकार है। इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है।
उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरदोई के दौरे पर थे। वहां रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा है कि ये भीड़ बता रही है कि बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमले किए। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ताने मारता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे। 2019 में मोदी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 5 अगस्त को भूमि पूजन कराया। सपा बसपा कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले पर मंदिर अब बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई। भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हो गई। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले है, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है। और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया मुझे। और आपको बता दें आज लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में कांग्रेस ने महिला मैराथन दौड़ का आयोजन किया है। हालांकि ये मैराथन रविवार को होना था, लेकिन तब इसको अनुमति नहीं मिली थी। कांग्रेस इस बार लड़की हूं लड़ सकती हूं थीम के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में उतरी हुई है। महिला मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुई। कांग्रेस आपको ये भी बता दें आज अपना 137वां स्थापना दिवस भी मना रही है। और देश की बात में अब खबर है लोनी से। लोनी के बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर एक बार फिर से विवादों में हैं और इस बार उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो लोनी के चिकन दुकानदारों की दुकानें बंद करवाते हुए उनको भगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको वो धमकी दे रहे हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि लोनी नगर पालिका ने अगर इनको लाइसेंस दे रखा है तो विधायक क्यों हटा रहे हैं इन्हें, और अगर इनके पास लाइसेंस नहीं है तो नगर पालिका इनको हटाएगा कि नहीं। इससे पहले भी वो गाजियाबाद पुलिस पर पैसा वसूली के आरोप लगा चुके हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन और जानकारी दे रहे हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं, क्योंकि समय समय पर नंद किशोर गुर्जर इस तरीके की हरकत करते रहे हैं। जब भी उनको लोकप्रियता हासिल करनी होती है, सुर्खियों में आना होता है, तो वो इसी तरीके की हरकत करते हैं और खुद वीडियो बनवाते हैं और फिर उसको वायरल करवाते हैं। अब इसके पीछे दो रीज़न हैं। एक तो ये रीज़न है कि चूंकि चुनाव नज़दीक है तो लोनी की जनता को, खासतौर पर हिंदुओं को ये मैसेज देना कि नंद किशोर गुर्जर ही एक ऐसे विधायक हैं या ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो इलाके के मुसलमानों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। यानी एक ध्रुवीकरण जो है उसकी जो पॉलिटिक्स है, इसके पीछे एक वो रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि खुद इस वक्त नंद किशोर गुर्जर हाशिए पर चल रहे हैं, सियासी तौर पर अलग दिख रहे हैं। तो अपने आप को विवादों में लाना, अपने आप को मीडिया में लाना, सुर्खियों में लाना, ये उनकी फितरत रही है। वो पिछले 4 साल से यही काम ज़्यादातर करते रहे हैं। नंद किशोर गुर्जर के बारे में मैं आपको बताऊं कि पहले भी तकरीबन 3 महीना पहले पुलिस पर उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस यहाँ पर पैसा खाती है, फिर प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया। इस तरीके के तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप चिट्ठियाँ वो लिखते रहे हैं, वो चाहे प्रशासन के खिलाफ हो या फिर इन जो है वो चिकन वालों के खिलाफ में है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर एक बीजेपी के विधायक को ये किसने ताकत दे दी कि वो अपने हाथ में कानून व्यवस्था ले। अगर मीट के व्यापारियों के पास में लाइसेंस नहीं था तो उनको नगर पालिका के चेयरमैन से, जो कि खुद बीजेपी की है, उनसे शिकायत करनी चाहिए। नगर पालिका इस पर कार्रवाई करती, उनको हटवाती। लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि पुलिस को तुमने कितना पैसा दिया, तुम यहाँ से हटो, तुम दिल्ली जाकर चिकन बेचो। मतलब एक तानाशाही और एक इस तरीके के रवैये से मैसेज किया जाता है सोसाइटी के भीतर। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की हरकत करने के बावजूद जो उत्तर प्रदेश और जो बीजेपी का शीर्ष आला कमान है वो इन सब पर खामोशी अख्तियार किए हुए। तो इसी के वजह से ये जो विधायक जी हैं, इनका मन पिछले 4 साल से बढ़ा हुआ है। अब देखना है कि अभी चूंकि चुनाव है यूपी का,
अब देखना होगा कि आखिर सियासी हालात क्या होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर एक ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश है और इसी के वजह से इस तरीके के वीडियो बनाकर और खुद जो है वो विधायक के लोग वायरल उसको कर रहे हैं।